नमस्कार। मैं हूं महेंद्र सिंह और आप सभी का स्वागत है इंटरव्यू टाइम्स के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। बात करेंगे आरक्षण की। दरअसल आरक्षण के मामले पे लगातार बहस चल रही है, लगातार आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, सियासत तेज हो गई है। आज मायावती जी, जो बीएसपी सुप्रीमो हैं, उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तमाम बातें कही। उन्होंने इसका विरोध किया। मायावती जी ने कहा कि आरक्षण को कोर्ट के जरिए खत्म करने की कोशिश हो रही है। दरअसल 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था, जिसमें कहा गया था कि एससी एसटी के अंदर जो अभी जो रिजर्वेशन मौजूदा है, उसके अंदर सब कैटेगरी बनाई जा सकती है। और वो जातियां जिनको अभी आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है या जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा है, विद इन एससी एसटी कैटेगरी, एससी एसटी जो शेड्यूल्ड कास्ट हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, उनके अंदर उनको जो रिजर्वेशन मिला है, उनके अंदर कुछ ऐसी जातियां हो सकती हैं जिनको अभी समुचित लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप उनको सब कैटेगरी बना करके, यानी कोटे के अंदर कोटा लागू कर सकते हैं। जैसे कि कोई ऐसी जातियां हैं जो लगातार निचले पायदान पे ही बनी हुई हैं और उन्हीं की कैटेगरी के लोग, यानी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के ही लोग, जो अब संपन्न भी हो चुके हैं, सक्षम भी हो चुके हैं, लेकिन लगातार वो आरक्षण ले रहे हैं और उनकी सीट को वो ले रहे हैं जो जिनको अब आरक्षण की जरूरत नहीं है। बल्कि वो अगर सीट उन लोगों को मिल जाए जिनको बहुत जरूरत है, अभी उनको मिला नहीं आरक्षण। तो इसी के लिए पंजाब सरकार सुप्रीम कोर्ट के पास गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया। 7 जजों की जो बेंच थी, उसमें 6-1 से ये फैसला सुनाया था कि अब सब कैटेगरी बना करके आप दे सकते हैं आरक्षण। उसी को उसी फैसले पर आज मायावती जी आई और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कहा, वो मैं आपको बताता हूं। मायावती जी ने कहा कि आरक्षण पर 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट के दिए फैसले पर उन्होंने असहमति जताई है। उन्होंने कहा हमारी पार्टी जो अभी ये फैसला आया है उससे पूरी तरीके से असहमत है। शीर्ष अदालत ने इससे पहले 2004 में फैसला सुनाया था, तब उन्होंने उपवर्गीकरण की अनुमति नहीं दी थी। अब फैसला पलट दिया है। इससे बहुत दिक्कत होगी और केंद्र और राज्य सरकार के बीच टकराव होगा, क्योंकि अब तक ये शक्ति सिर्फ केंद्र सरकार के पास थी, मगर अब राज्यों के पास ये शक्ति आ जाएगी। अब राज्य सरकारों को जिस वोट बैंक से लाभ मिलेगा उसे आरक्षण देंगे और इस तरह एससी एसटी को मिल रहा आरक्षण खत्म हो जाएगा। मायावती जी ने जो बात कही उस पे उन्होंने कहा कि देखिए, एक तो खास जातियों को जो वोट बैंक जिस पार्टी का होगा उसको आरक्षण देंगे, और इससे अब आरक्षण राज्य के पास ये अधिकार आ जाएगा और राज्यों में अब बहुत भेद हो जाएगा। हर एक राज्य अलग अलग तरीके से अलग अलग जातियों को अपने हिसाब से आरक्षण के दायरे में, वो सब कैटेगरी के दायरे में लाएगी। और इससे होगा क्या कि आरक्षण की जो मूल भावना वो खत्म हो जाएगी और आरक्षण खत्म हो जाएगा। मायावती जी ने ये अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। अब आप सोचिए कि कैसे खत्म हो जाएगा आरक्षण, क्योंकि वो विद इन आरक्षण है, यानी जो आरक्षण मिल रहा है उसी आरक्षण के अंदर आरक्षण की कैटेगरी बनाई जाएगी, सब कैटेगरी बनाई जाएगी। अब उसमें सपोज किसी किन्हीं जातियों को लाभ नहीं मिल पा रहा, और ये जातीय जनगणना होगी जब आर्थिक आधार पे, सामाजिक आधार पे, शैक्षणिक आधार पे जब सारे आंकड़े आ जाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक शर्त लगाई है कि ये न्यायिक समीक्षा के दायरे में रहेगा। ऐसा नहीं जैसे मायावती जी कह रहे हैं ना कि वोट बैंक की राजनीति के लिए उनको शामिल कर लेंगे, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इसकी स्क्रूटनी करेगा। जब भी आप कैटेगरी बनाएंगे, सब कैटेगरी बनाएंगे, उस सब कैटेगरी में किन जातियों को शामिल किया जा रहा है,
सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसकी न्यायिक समीक्षा होगी, यानी कि, और उन्होंने कहा कि पुख्ता सबूत के साथ आप इसको शामिल कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि मनमानी तरीके से। मायावती जी जो कह रही है वो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को भी ये बात थी, तभी उन्होंने इसकी तरफ इंगित किया कि ऐसा नहीं कि वोट बैंक की पॉलिटिक्स आप करने लगे, इसलिए ये न्यायिक समीक्षा के दायरे में रहेगा सब कैटेगरी बनाना आपका। और जो लोग वाकई में जेन्युइनली जिनको जरूरत है उन कैटेगरी उनको ही सब कैटेगरीज में डालना है, और इसके लिए आपके पास पुख्ता तौर पर सर्वे हो, जानकारी हो, डेटा हो, उसके बाद ही, और वो डेटा जो सुप्रीम कोर्ट में जिसकी मान्यता हो। अभी जैसे जातीय सर्वे कराया था, कास्ट सर्वे कराया था बिहार सरकार ने, माना नहीं गया उसको, तो सेंसस को ही माना जाता है, या केंद्र सरकार जिन आंकड़ों को पेश करती है उन्हीं को माना जाएगा। तो ऐसा नहीं, इतना आसान नहीं है सब कैटेगरी बना करके कोई भी राज्य सरकार किसी तरीके से लागू कर ले, वो सुप्रीम कोर्ट से हटा दिया जाएगा। तो ऐसा नहीं है, इसमें इस तरीके की कोई बात नहीं है। सिर्फ बात यह है कि वोट बैंक की राजनीति जो लोग भी अभी तक करते आए हैं बहुजनों के नाम पर, उनकी राजनीति को धक्का लगेगा। अभी क्या हो रहा है, तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं जो बहुजनों के हितैषी कही जाती हैं, उन्होंने भी, उनके जो टॉप लीडर्स हैं उनकी खास जाति के लोगों को ज्यादा लाभ मिला है। और वो ज्यादातर आप नेता देखेंगे वो लोग लीड कर रहे हैं ऐसी पार्टियों को, या अच्छी जगहों पर हैं जिनकी समाज में संख्या ज्यादा है और जिनको आरक्षण का लाभ ज्यादा मिला है। वो चूंकि बल्क में ज्यादा बहुतायत में है, इसलिए उस वोट बैंक को प्रोटेक्ट करने के लिए तमाम राजनीतिक दल इस फैसले की आलोचना कर रहे हैं, इस फैसले से असहमति जता रहे हैं, क्योंकि डर उनको ये है कि अब अगर कोई और दल आया, जैसे नीतीश कुमार ने बिहार में किया, महादलित एक बना दिया कैटेगरी और उसमें उन्होंने आरक्षण देना शुरू किया, उनको प्रेफरेंस देना शुरू किया, उनमें एक कैटेगरी बना दी महादलित और अति पिछड़ा, जिसमें कि उन्होंने तमाम ऐसी जातियों को जो वंचित समाज है, जो अंतिम पायदान पे, उनकी जातियों को उसमें रखा, तो अब उनको लाभ मिलना शुरू हुआ। और नीतीश कुमार एक तरीके से उनके मसीहा बन गए, वो दलित कैटेगरी के नहीं है बावजूद इसके, वो दलित कैटेगरी के मसीहा बन गए, खासतौर पे जो महादलित हैं। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश, राजस्थान और तमाम जगहों पर, मध्य प्रदेश, जहां पर ऐसे नेता हैं जो बहुजनों की राजनीति करते हैं, बहुजनों की शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब से आते हैं, और उन लोगों ने खास तौर पर एक उनका अपना वोट बैंक बन गया, जिसको समय समय पर वो शिफ्ट भी कराते रहे जब अलायंस होता है, तो एक तरीके से वो उनकी मुट्ठी में होता है वो वोट बैंक। अब डर लग रहा है कि उनकी मोनोपोली टूट सकती है, और इसीलिए उन्होंने कहा है कि एक हो जाओ। ये अब इमरजेंसी जैसे हालात हैं, और उन्होंने शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब से कहा कि अब एक होने का समय आ गया है, क्योंकि इससे हमें ये लोग बांट देंगे और इस तरीके से रिजर्वेशन खत्म कर देंगे। तो ये मायावती जी ने आगे क्या कहा, क्योंकि उन्होंने 2 पेज का लंबा प्रेस नोट जारी किया, और उन्होंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, काफी देर तक उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस प्रेस नोट को पढ़ा। मायावती जी ने कहा कि जो 1 अगस्त 2024 के फैसले में जो क्रीमी लेयर पर बात कही गई, वो स्पष्ट नहीं किया गया कि किसे क्रीमी लेयर माना जाएगा और किसे नहीं। ये बात सही है, स्पष्ट नहीं किया गया, बस उन्होंने कहा कि सैद्धांतिक तौर पे जुडिशरी में जजेस ने कहा था कि सैद्धांतिक तौर पर जैसे ओबीसी में क्रीमी लेयर है, ऐसे एससी एसटी में भी उस सिद्धांत को लागू किया जाना चाहिए। अब ये सरकारों के ऊपर है कि क्रीमी लेयर की वो परिभाषा एससी एसटी के लिए क्या रखती है, क्या मापदंड रखे जाते हैं, कितने लाख की इनकम या और कोई चीजें रखी जाती हैं, वो सरकार फैसला लेगी। निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला नहीं लिया है। मायावती जी आगे कह रही, अगर उपवर्गीकरण हुआ तो कई पद खाली रह जाएंगे। अब राज्य मनमाने तरीके से कई जातियों को लाभ दे सकते हैं, जबकि कुछ को नकारा जा सकता है। राज्य ये संविधान के मूल के विरुद्ध होगा। उन्होंने कहा कि ये कदम जो है, जो संविधान है उसके मूल के विरुद्ध होगा,
मूल भावना के विरुद्ध, ये पूरी तरह से असंवैधानिक है। एससी एसटी को दिया जाने वाला आरक्षण खत्म होने का खतरा हमेशा बना रहेगा। मायावती जी आगे कह रहे हैं, इसका पूरा उद्देश्य सामाजिक उत्थान है, इसलिए जाति के आधार पर इसका बंटवारा गलत है। दलितों के लिए यह सामाजिक उत्थान के लिए था और छुआछूत जैसी कुरीतियों को खत्म करने के लिए दिया गया था। अब राज्य अपनी राजनीतिक सहमति के अनुसार इसका उपयोग करेंगे। जिस उद्देश्य से बाबा साहब अंबेडकर ने आरक्षण दिया था, वो अंत में शक्तिहीन होकर रह जाएगा। बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी जैसे राजनीतिक दल हमेशा से एससी एसटी आरक्षण के खिलाफ रहे हैं। उन्होंने तमाम पार्टियों की भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस, बीजेपी, समाजवादी पार्टी ये तो हमेशा से आरक्षण के खिलाफ रहे हैं, और उन्होंने का बड़ा अटैक किया इन सभी पार्टियों पर, और उन्होंने आशंका जताई कि हमें बांट दिया जाएगा, इस तरीके से आरक्षण खत्म हो जाएगा। इन्होंने आशंका जताई कि कुछ पद खाली रह जाएंगे, जिन पे फिर वो जनरल कैटेगरी के लोग आ जाएंगे। तो इसमें मेरा कहना यह है कि जब जो रिजर्वेशन है वो रिजर्वेशन उतना इंटैक्ट रहेगा, उसमें जनरल कैटेगरी के लोग आ नहीं सकते हैं, क्योंकि वो एससी एसटी कैटेगरी के लिए ही रिजर्वेशन है। उसमें एससी एसटी कैटेगरी के ही लोग आएंगे। अगर मान लिया उस कोटे में जो सब कोटा हुआ, उसमें मान लिया सुटेबल कैंडिडेट नहीं मिले, अब सुटेबल कैंडिडेट नहीं मिले, तो उसी के अंदर जो रिजर्वेशन है उसी में जो जातियां हैं वो आएंगी उसमें। ऐसा नहीं होगा कि जनरल कैटेगरी से वो पद भरा जाएगा, वो यहाँ नहीं होने वाला। इसका एक जो आशंका आप जताया है मायावती जी ने, वो आशंका तो आज भी लागू है। जब कहा जाता है नॉट सुटेबल फाउंड, ये ये हर एक उसमें कहीं भी आप देखिए, यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर्स की वैकेंसीज निकलती हैं, तमाम और जगहों पे निकलती हैं वैकेंसी, तो वहां पर एक ये लिख दिया जाता है कि नॉट सुटेबल फाउंड। अब आप ये सोचिए कि जब आज भी वही हाल हो रहा है, तो जहां वो एक 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 तरीके से वो आप सोचिए कि वो साजिश होती है, वो अलग चीज है, वो साजिश जो की जाती है, क्योंकि वहां पर आरक्षित वर्ग का कोई आदमी नहीं बैठा है जो चुनाव कर रहा हो। वो फैसला लेने वाला आदमी एससी एसटी या ओबीसी कैटेगरी का नहीं होता है, इसीलिए नॉट फाउंड सुटेबल लिखता है, वो हर फाइल में लिख देता है। तो कोई आज देखिए यूनिवर्सिटीज में वो प्रोफेसर ढूंढे मिलेंगे आपको, ढूंढे मुश्किल से ढूंढने में मिलेगा कि कोई एससी एसटी का प्रोफेसर है। असिस्टेंट प्रोफेसर मिल जाएंगे, एसोसिएट प्रोफेसर भी मिल जाएंगे थोड़े बहुत, प्रोफेसर नहीं मिलेंगे आपको, इक्का दुक्का मिलेंगे। जबरदस्त यूनिवर्सिटीज में लड़ाई चल रही है, आंदोलन चल रहे हैं, कई ऐसे नेता हैं जो इसको लेकर के आंदोलन कर रहे हैं। तमाम जगहों पे नॉट फाउंड सुटेबल लिख दिया जाता है। तो जब इस तरीके की जो राजनीति होती है वो अलग राजनीति है, लेकिन जहां पर आपको अपने ही समाज के लोगों को जो बहुत अभी नीचे पायदान में हैं, उनको अगर विशेष अवसर दे करके ऊपर लाया जा रहा है, तो वहां आप क्यों विरोध कर रहे हो? आप तो आप फिर इसका मतलब आप खुद नहीं चाहते हो कि आपके समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति आगे बढ़े। वो व्यक्ति के जनरल कोटे में भी नहीं जाना है, उसको उसी कोटे में लोगों को मिलना है। कोई बाहर से आके एससी एसटी का रिजर्वेशन ले लेगा, सीट ले लेगा, ये संभव नहीं है। ये संभव तभी है जब नॉट फाउंड सुटेबल लिखा जाता है, और ये आज भी लिखा जा रहा है। लड़ाई वहां लड़ने की जरूरत है, एकजुट वहां उसके खिलाफ होने की जरूरत है, अदालत में उस मामले को खींचने की जरूरत है। यहाँ तो समाज के उन वंचित लोगों के लिए फायदे की बात है, कम से कम वो समाज के लोग भी आगे आ सकेंगे, उनको भी मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा, तो वो इसका फायदा उठाएंगे। मायावती जी ने आगे भी लिखा है, इन्होंने कहा है कि अगर पार्टियों के लिए, उन्होंने कहा कि अगर ये पार्टियां आरक्षण के खिलाफ नहीं है तो ये अपना रुख बताएं जनता के सामने, और संसद में लेके आए बिल, अध्यादेश लेके आए। उन्होंने कहा, उन्होंने चुनौती दी कि भाई अगर ये दल बड़े हितैषी समझते हैं अपने आप को, तो अब ये कोर्ट का फैसला आ गया है तो इसके खिलाफ कानून बनाए संसद में। भाजपा हो, उन्होंने वो कह रहे हैं कि भाजपा हो, कांग्रेस हो या अन्य दल, दलितों के प्रति इनकी
उनकी जातिवादी सोच नहीं बदली है। बड़ा अटैक कर रही हैं वो कि उनकी जो जातिवादी सोच है इन बड़ी पार्टियों की, भाजपा हो कांग्रेस हो, इनकी अभी सोच बदली नहीं है। कह रहे हैं कि मैं बताना चाहूंगी कि लोगों को इसे आपातकालीन स्थिति के रूप में सोचना चाहिए और इसे बदलने के लिए सरकार और राजनीतिक दलों पर दबाव बनाने के लिए एक साथ आना चाहिए। मैं शीर्ष अदालत से भी इस फैसले पर पुनर्विचार करने का अनुरोध करती हूँ। ये बहुत बुरा हुआ है। बीजेपी कहती है कि वे SC ST के साथ हैं, लेकिन उन्होंने कोर्ट में कुछ नहीं किया। कांग्रेस ने भी कुछ नहीं किया। वो एक तरफ पार्टियों के तमाम राजनीतिक दलों की आलोचना कर रही हैं और साथ में सुप्रीम कोर्ट से ये आग्रह भी कर रही हैं कि वो फैसले पर पुनर्विचार करें। वो कोर्ट जाने के बारे में नहीं कह रहे हैं कि बसपा की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को फिर से पुनर्विचार के लिए रिट दायर की जाएगी, याचिका दायर की जाएगी, ऐसा कुछ नहीं कह रही। वो ये कह रही हैं सुप्रीम कोर्ट से, प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर सुप्रीम कोर्ट से आग्रह कर रही हैं कि इस पर आप पुनर्विचार कीजिए। कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए मायावती जी शायद तैयार नहीं है, वो सिर्फ आग्रह कर रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। तो ये एक जिस तरीके से मायावती जी ने तमाम आशंकाएं व्यक्त की हैं इस रिजर्वेशन के सब कैटेगरी बनाने पर, और उन्होंने तमाम राजनीतिक दलों को भी काफी कुछ आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा ये सब राजनीतिक दल, इनकी मानसिकता नहीं बदली है, ये आरक्षण के खिलाफ पहले से ही रहे हैं और इसलिए इन पर अगर भरोसा नहीं किया जा सकता और अगर ये वाकई कुछ करना चाहते हैं, ये तैसी दिखाते हैं, तो संसद में कानून लाए, संसद में कानून बनाए। तो ये जो फैसला SC ST OBC के लिए था, इसमें ये जस्टिस ने जो फैसला दिया संविधान पीठ ने, उसमें शामिल थे CJI DY चंद्रचूड़, जस्टिस BR गवई, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस बेला M त्रिवेदी, जस्टिस पंकज मित्तल, जस्टिस मनोज मिश्र, जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा, ये लोग शामिल थे। और इन्होंने फैसला दिया 6-1 से। जो जस्टिस ने अलग असहमति जताई से वो थी जस्टिस बेला त्रिवेदी, उन्होंने इस पर असहमति जताई थी, तो इसलिए 6-1 से ये फैसला आया था। अब मायावती जी और तमाम और दल धीरे धीरे प्रेस के सामने आ रहे हैं या अपने बयान जारी कर रहे हैं। चूंकि आलोचना उस तरीके से इस कोर्ट के फैसले की नहीं की जा सकती, असहमति जताई जा सकती है, तो तमाम दल असहमति जता रहे हैं। खास तौर पर वो जो बहुजन राजनीति करते हैं वो लोग इसकी असहमति जता रहे हैं। मायावती जी आज प्रेस के सामने आई, काफी लंबा उन्होंने अपना बयान पढ़ा, लिखित लेकर के आए थी बयान। वो हमेशा लिखित बयान ही लेकर के आती और वो 2 पेज का था, उसको उन्होंने जारी भी किया प्रेस में। तो इस तरीके से मायावती जी ने तमाम आशंकाएं जताई हैं। मायावती जी को खुद चाहिए, क्योंकि उनके पार्टी में भी बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो बहुत अच्छे सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उनको जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट। अगर कोई इसमें ऐसा लग रहा है कि संशोधन करने की जरूरत है, ऐसी कोई इसमें बात है जिससे कि समाज को इसमें दिक्कत हो सकती है, वो जो इक्वलिटी की भावना है वो खत्म हो सकती है, तमाम और डिवाइड हो सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए और बताना चाहिए और बड़ी बेंच की बात करनी चाहिए। क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि ये आरक्षण को खत्म करने की कोशिश है, ये बड़ा बयान है। इसको अगर सीरियसली लिया जाए तो ये बहुत बड़ा बयान है। तो इसके लिए कानूनी लड़ाई लड़ने का भी जरूरत है, कानूनी लड़ाई लड़नी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, वो उनका जो मकसद था वो ये कि वो लोग जो वंचित हैं, और तमाम OBC जातियों में भी तमाम हैं ऐसे जिनको नहीं मिला आरक्षण का लाभ अभी तक, तमाम ऐसे लोग हैं जो आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी मतलब ठीक है, संपन्न है, ऐसा नहीं है। अब बहुत हो चुका, अब जिनके यहाँ सिविल सर्वेंट बन गए, डॉक्टर्स बन गए, इंजीनियर्स बन गए, उनको अब वो दूसरे लोगों को लेने देना चाहिए, लेकिन फिर भी वो ले रहे हैं। जहां जो जैसे ले पा रहा है आरक्षण, वो लाभ ले रहा है। और वो वंचित वर्ग अभी बहुत बड़ा समाज में तबका है वो जो आरक्षण का लाभ ले ही नहीं पा रहा है। तमाम ऐसी जातियां हैं जो संपन्न हैं, वो अपना लाभ ले रही हैं, कई कई लोग ले रहे हैं, तो वो नहीं होना चाहिए।
और इसकी आलोचना ये कही जाती है, तमाम लोग ये करते हैं कि फिर तो सभी लोग अलग अलग तरीके से आरक्षण का, या जिनको आरक्षण नहीं मिला हुआ है, उदाहरण सुप्रीम कोर्ट का देते हैं, हाई कोर्ट का देते हैं लोग, कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में किसी के दादा सुप्रीम कोर्ट में जज थे, उनका बेटा भी जज, किसी का भतीजा जज, कभी किसी के नाना जज, कभी किसी के चाचा जज, तो वो भी जज बन जाते हैं। तो यहाँ पर भी निश्चित तौर पर ये भी एक बड़ी बड़ी बात है। ये भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सीधे एक के बाद एक, पीढ़ी दर पीढ़ी लोग आ जाते हैं। ये अभी तमाम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जुडिशरी में भी देखा जाए तो वहां पर भी सोशल जस्टिस लागू नहीं है। वहां पर भी आप देख लीजिए तो वहां पर इक्का दुक्का महिला जज मिलती हैं। सुप्रीम कोर्ट में थोड़ी बहुत महिला जस्टिस हैं, हाई कोर्ट में बहुत कम है। तो यहाँ पर भी सुधार की जरूरत, समाज के हर अंग में सुधार की जरूरत है, मशीनरी में सब सुधार की जरूरत है, हर जगह। ऐसा नहीं है, सोशल जस्टिस आने में भी बहुत समय लगेगा, लेकिन ये बात भी तो ठीक है कि जो लोग पिछड़ गए हैं, बहुत पिछड़ गए हैं, उनको किसी ना किसी तरीके से आगे लाना तो होगा। ऐसा थोड़ी है कि उनको जहां पड़े हैं उस समाज के, उनको और नीचे धकेल दो। ऐसा थोड़ी, बहुत सारी ऐसी जातियां हैं, मतलब शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब में भी, जो आपस में या एक दूसरे को अछूत समझती हैं। बहुत ही, जो सबसे वंचित नीचे अंतिम पायदान पे जाती है, नाम लूंगा मैं, डोम है, नहीं छुआ पानी पीना चाहता कोई, तमाम मुसहर जाती है, लोग दूर भगा देते हैं। ठीक है? तो ऐसी बहुत जातियां हैं, उनको क्यों, वो इंसान नहीं है क्या? उनको क्या नहीं मिलना चाहिए आगे आने का हक? तो उनको रिजर्वेशन मिले, उनके बच्चे आगे बढ़ जाएं, बाबू ही बन जाएगा कहीं तो उसके बच्चे फिर पढ़ जाएंगे। तो बहुत सारे ऐसे हैं जो समाज में बहुत बहुत उस भावना के साथ सोचना चाहिए कि समाज का हर अंग आगे बढ़े और उसको लाभ मिले, जो अभी तक नहीं मिला है। पीढ़ी हजारों सालों से अभी वही हैं, खाना बदोश जिंदगी जी रहे हैं। मतलब शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो लोग उनका हक खा रहे हैं, और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो, जिनको कुछ नहीं मिल रहा है। तो ये भावना मुझे लगता है इस जजमेंट में रही है कि उन लोगों को भी कुछ लाभ मिल सके, जिससे कि वो लोग भी आगे आए। और इसका विरोध जो लोग कर रहे हैं, वो अपने वोट बैंक को साधने के लिए इसका विरोध कर रहे हैं, इस फैसले की आलोचना कर रहे हैं या असहमति जता रहे हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि जिस समाज का वो प्रतिनिधित्व करते हैं, अब उस समाज में बंटवारा होने की संभावना है, क्योंकि कोई भी राजनीतिक दल अब उन जातियों का एक वर्गीकरण कर देगा, और जो सरकार में होगा उस वक्त, और जो उसको वर्गीकरण कर देगा वो उनका मसीहा बन जाएगा, जैसे नीतीश कुमार ने बिहार में किया। अब वो महादलितों के मसीहा हैं। अब वहां पर जो लोग भी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की पॉलिटिक्स करते हैं, उससे ज्यादा पॉपुलर नीतीश कुमार महादलित वोट के बीच में है, वोटरों के बीच में है, और इसीलिए वो इतने दिनों तक सियासत में वहां टिके हुए हैं। तो ऐसी आशंकाएं हैं। मायावती जी की आशंका का मूल आधार बेसिकली यही है कि अब कोई और दलितों का मसीहा बन जाएगा, और वो मसीहा मायावती जी के वोट बैंक में सेंध लगा देगा, जो अभी तक माना जाता था कि इंटैक्ट है। हालांकि इस बार लोकसभा चुनाव में वो वोट बैंक भी मायावती जी का खिसक गया, समाजवादी पार्टी की तरफ गया, उनके साथ नहीं रहा। तो बात असल में ये है, अब किसी भी दल का वोट बैंक स्थायी नहीं रहेगा, क्योंकि अब जो जिस जाति को लाभ देगा, प्रतिनिधित्व देगा, वो वोट बैंक उसके साथ जाएगा। क्योंकि अब धीरे धीरे जागरूकता लोगों के अंदर आ रही है कि कहाँ पर किसका हित है, या कौन किसकी के नाम पर अपनी सियासत चमकाता है। इसमें अब इंटरनेट ने बहुत इसका, एक तरीके से ये कहते हैं, जागरूकता लाने की कोशिश की है। अब लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। इससे तमाम लोगों की दुकानें जो हैं अब बंद होने की स्थिति आएगी, और तमाम लोगों को अब ये पता चलेगा कि हमारे नाम पर जो लोग राजनीति करते हैं वो असल में हमें देते क्या हैं। या सिर्फ राजनीति करते हैं और तमाम बड़े बड़े लोगों को पद प्रतिष्ठा, संसद में स्थान, पार्टी में स्थान, तमाम चीजें देते हैं,
और सियासत दलितों के नाम पर, ओबीसीज के नाम पे, फॉरवर्ड्स के नाम पे तमाम दल हैं जो कहते हैं कि हम अगड़ों के पॉलिटिक्स करते हैं, लेकिन अगड़ों को क्या देते हैं? कुछ कहते हैं पिछड़ों की पॉलिटिक्स करते हैं, लेकिन पिछड़ों को देते क्या है? तो अब सब लोग देख, धीरे धीरे डेटा आने लगा फिल्टर होकर के लोगों के पास, और वो देख रहे हैं कि यूनिवर्सिटीज में कितने प्रोफेसर हैं, आईआईएम्स में कितने प्रोफेसर हैं, आईआईटीज में कितने प्रोफेसर हैं हमारी जाति के, ब्यूरोक्रेसी में कितने हमारी जाति के ब्यूरोक्रेट्स हैं, सांसद कितने, सब जगह देख रहे हैं, पार्टी में कितने लोग हैं, मीडिया में कितने लोग हैं, तमाम जगह। बड़ा गजब का सीन होता है जब मीडिया में दलितों के मुद्दे पे सारे फॉरवर्ड बैठ के बातें कर रहे होते हैं, चर्चा कर रहे होते हैं। आरक्षण के मुद्दे पे वो लोग बातें कर रहे होते हैं जिनको आरक्षण की जो खिलाफत करते हैं, वो आरक्षण के मुद्दे पे मीडिया में बैठ के मशविरा कर रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, बहस कर रहे होते हैं। पॉलिटिकल पार्टी के वो लोग आते हैं आरक्षण के मुद्दे पे बात करने के, या दलितों के मुद्दे पे बात करने के लिए, जिसमें एक भी दलित नहीं होता है। तो ये इस तरीके की चीजें हैं समाज में। तो वो लोग अब देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि हाँ कहाँ कितना प्रतिनिधित्व मिला है, कितना नहीं मिला है। ये इंटरनेट का जमाना है, अब सब कुछ ओपन हो रहा है, अब सीक्रेट कुछ नहीं बचने वाला है। तो इसलिए ये अब राजनीति का कुछ अलग नजारा देखने को मिलेगा। आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पे? हमें अपनी राय कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल इस चर्चा में, इस विवेचना में इतना ही। आप यहाँ तक हमारे साथ बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। और जो लोग नए हैं उनसे मैं आग्रह करूंगा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको सही समय पर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।